स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज हिसाब होगा आग और आक्रोश वाली उस सियासत जो बिहार के बाद अब बंगाल आ पहुंची। बंगाल में सुलगने लगी है वो आग। मंच से लेकर मीडिया तक, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीतिक बयानबाजी का तापमान बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत उन राज्यों से हो सकती है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने, यानी असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से साल 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। इन 5 राज्यों के अलावा पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बिहार में हाल ही में जिस तरह से स्पेशल आइडेंटिटी रीजन की मांग को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ, उसे अब बंगाल की सीमाओं को भी छू लिया है। बीजेपी ने बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर मॉडल की बात उठाई, जिससे विकास के नाम पर एक विशेष पहचान क्षेत्र बनाया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी को यह योजना विकास की नहीं, विभाजन की राजनीति लग रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा वार करते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर बीजेपी आग से खेल रही है। मतलब साफ है, ममता का निशाना बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर है। वही विपक्ष आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग मतदाता सूची के नाम पर वही खेल खेल रहा है जो उसने असम में एनआरसी के दौरान किया। एक पहचान के नाम पर सियासत और नागरिकता के नाम पर डर। ममता ने दावा किया कि यह एसआईआर नहीं है, इसके पीछे एनआरसी छिपा हुआ है। ममता ने सवाल उठाते हुए यह भी पूछा कि जब चुनाव की तारीखों को तय नहीं हुई है, डेट फिक्स नहीं हुई है, तो ऐसे में अफसरों को क्यों धमकाया जा रहा है? कौन है वो जो कहते हैं कि 1.5 करोड़ नाम लिस्ट से हटेंगे? ममता ने कहा अगर ऐसा हुआ तो ये लोकतंत्र के साथ विश्वासघात होगा। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता दीदी डर गई। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन बयानों को सुनिए। एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी गुलोके যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে, ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে, উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने चुनाव आयोग के द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वस्थ प्रक्रिया से होने वाले चुनावों के लिए निर्धारित एसआईआर की प्रक्रिया के विरुद्ध जिस प्रकार का खतरनाक बयान दिया है और प्रकारांतर से सीधे हिंसा भड़काने की वो एक प्रकार से संकेत देते हुए कह रही हैं, ये अपने आप में तृणमूल कांग्रेस की नैतिकता और पश्चिम बंगाल सरकार की संवैधानिकता दोनों पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो देखिए, लगातार कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार के बाद एसआईआर जो है वो पूरे देश में होगा। अगर हाँ, तो इसमें कोई राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां पर एसआईआर ना हो। लेकिन ममता का यह बयान जो है, क्या महज एक राजनीतिक
हमला है या इसके पीछे कुछ और है या बंगाल की भावनाएं, बहुत सारे सब। साथ ही एक तस्वीर ये भी नजर आ रही है केंद्र बनाम राज्य की, क्योंकि पुरानी जंग है, नया अध्याय भी। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल वहां पर जनता के जहन में भी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि जी वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, लेकिन वही सत्ता में बैठी सरकार का ये कहना है कि ये डर है, इस वजह से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के नेताओं से एक कदम आगे नजर आई ममता जी। से ममता ने कहा कि ये जी एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। तो ये क्या बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एनआरसी वही एनआरसी है, उसे आप 2020 में जरा याद कर लीजिए, जिसकी वजह से बहुत टेंशन्स देखने को मिली। इतनी टेंशन्स देखने को मिली थी कि 2020 में दिल्ली में जो हुआ वो सबके सामने, क्योंकि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन उस वक्त वोटर्स को दी गई, स्पेसिफिक एक समुदाय के वोटर्स को दी गई। अब एक बार फिर से सीएम ममता एसआईआर को एनआरसी से जोड़ रही हैं, और अगर सच में ऐसा है तो ये सवाल भी पूछना बेहद ज्यादा जरूरी है। ममता एसआईआर को मुद्दा बनाती तो ठीक था, लेकिन वो यहां पर इसे एनआरसी से क्यों जोड़ रही? क्या यहां पर एक बार फिर से अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति है, माइनॉरिटी वोट बैंक है? तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। अनंत अमित प्रवक्ता है हमारे साथ बीजेपी के, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस से, मोहम्मद एहतशामुल हक नेता हमारे साथ टीएमसी के जुड़ चुके हैं, और संदीप मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। हाजी नाजिम हमारे साथ प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत टीएमसी के नेता के साथ। सर, आप थोड़ा इसे एक्सप्लेन कीजिए, एसआईआर इज इक्वल्स टू एनआरसी कैसे हो गया? ये फॉर्मूला जो है वो आपको कहां से मिला और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सबसे पहले जितने भी पैनलिस्ट हैं और खासकर आपको नमस्कार। बहुत ही अच्छा मौजू पर हम लोगों का डिबेट हो रहा है एसआईआर को लेकर करके। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किस हिसाब से केंद्र की मंत्री जो है हमारे पश्चिम बंगाल के सुकांतो मजूमदार साहब जो है वो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ पश्चिम बंगाल के मतदाता का नाम बांट दिया जाएगा। हमें इस बात की बहुत अफसोस है कि वो क्या इलेक्शन कमीशन से वो मिले हुए या इलेक्शन कमीशन उनको पूरा डेटा दे करके ये किस हिसाब से बोल रहे। शुभेंदु अधिकारी भी उसी हिसाब से कह रहे हैं कि वहां 1 करोड़ 65 लाख बिहार में बात हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ लोगों का नाम बात दिया जाएगा। हम एक बात समझ में, ये जो एक आयोग है, चुनाव आयोग, तो निष्पक्ष होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी बात को ये समझ लिए बीजेपी जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उनके द्वारा या उनके मंत्रियों को द्वारा जो ये लीक हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 में बोलना चाहूंगा आपको कि आज आसाम के मुख्यमंत्री हमारे पश्चिम बंगाल की जो मतदाता है उनको क्यों लेटर भेज रहे हैं कि आपका एनआरसी हो रहा? हमें ये बात समझ में नहीं आ रहा। ये पश्चिम बंगाल का मामला, और वहां आसाम के मुख्यमंत्री भेज रहे हैं यहां के मतदाताओं को कि आपका एनआरसी होगा। ये बात बिल्कुल समझ लिए कुछ क्या हो रहा है, ये देश में हो क्या रहा है। ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है एनआरसी, ये एसआईआर के बहाने, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एसआईआर के बहाने एनआरसी का एक लंबी षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई भी जेन्युइन जो भी मतदाता होगा उसका नाम अगर कटेगा तो हम लोग उसके लिए जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और इलेक्शन कमीशन को, मतलब हम लोग जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम लोग आंदोलन करेंगे। जेन्युइन हो, जो जेन्युइन हो उसका कटे, उसके लिए कोई बात नहीं। जिनका देहांत हो गया है
जो हमारे बीच नहीं है, वैसे लोगों का अगर होता और जो तो बांग्लादेशी कोई बात नहीं। घुसपैठिए हैं, ठीक है। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी, इस पर आपका क्या टेक है? आपका तो फेवरेट टॉपिक है एसआईआर, मतलब कोई और टॉपिक भी होता है तो उसके ऊपर आप एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, आज तो एसआईआर पे ही चर्चा हो रही है। आपको तो सबसे पहले शुभकामनाएं। तो आज बंगाल में भी कहा जा रहा है, बंगाल छोड़िए देश भर में ही कहा जा रहा है कि एसआईआर जो है वो होगा। कितने वोटर्स हैं, कितने चल बसे और कितने ऐसे बाहर के नागरिक जो भारत के अंदर फेक वोटर आईडी उन्होंने बना रखा है, उनकी पूरी लिस्ट जो है वो तैयार होगी। लेकिन एनआरसी कैसे हो गया ये शिवानंद जी? पूरा गुड इवनिंग पलक जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, एसआरए करने के लिए कभी भी इंडिया गठबंधन हमने कभी ना डरेंगे ना डरेंगे। इतना ही है कि वोट चोर गद्दी चोर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जब से आए तब से वोट चोर गद्दी चोर चल रहे हैं। अभी छोटे छोटे नाम नरेंद्र काम सरेंडर यही हो रहे हैं। एसआरए करने के लिए हमने कभी मना नहीं किया। बिहार में देखिए, पहला जो 65 लाख वोटर उन्होंने डिलीट किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने संदेह लेके उन्होंने बोल दिया कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मनरेगा उन्होंने मंजूरी दिया। उसके बाद अभी भी 16 लाख बोगस वोटर उन्होंने डाल के रखे हैं। और जिस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्षपात काम करना चाहिए। जिन्होंने आज चुनाव आयोग जो कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, आज भी बीजेपी प्रवक्ता करके काम कर रहे हैं। तो देखिए, सब पार्टियों को बुला के ट्रस्ट में लेके उन्होंने काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अमित शाह जी के अंडर काम किए हुए हैं, इसलिए हमका जो इंडिया गठबंधन हो या कोई भी अपोजिशन, सब संदेह में उनकी तरफ एक डाउटफुल देख रहे हैं। हलफनामा दिया अखिलेश यादव जी, 18,000 हलफनामा, आज तक उन्होंने उसके ऊपर जांच नहीं है, कुछ इंक्वायरी नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे सर, आप बीजेपी, कहना क्या नरेंद्र चाहते मोदी हैं? जी, अमित शाह अरे जी। सर, आप कहना क्या चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा। पलक जी, मैं ये बोल रहा हूँ, आने वाले चुनाव में वोट चोर गद्दी चोर नहीं होना चाहिए, निष्पक्षपात काम करना अरे चाहिए लेकिन चुनाव सुप्रीम आयोग। कोर्ट तो कह रहे हैं कि वोट चोरी है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अब तक देखिए- सुनवाई सुनी आपने? क्या हुआ देखिए एसआईआर के मुद्दे पर? उसके ऊपर ही मैं आ रहा हूँ पलक जी। चीफ जस्टिस गवाई साहब को जिस तरह से आरएसएस बीजेपी ने अरे जूता सर, फेंका आप गया, एक तो मैं मुझे निंदा एक करना चीज चाहता हूं। समझ नहीं आती शिवानंद जी। के ऊपर अरे ये- एक सेकंड पलक शिवानंद के जी, एक ऊपर ये सेकंड सब सुनिए। चल रहे हैं। शिवानंद जी, मेरी बात सुनिए। जिस दिन जो टॉपिक होता है आप उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। कोई और टॉपिक होता था तो उसमें आप एसआईआर को ले आते थे, बार बार वोट चोरी करते थे। आज जब हमने एसआईआर के ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो अब आप जो है वो कोई और टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आपको टॉपिक डाइवर्ट करने की आदत है क्या? आपको एसआईआर पर, वोटर वेरिफिकेशन के ऊपर भरोसा है या नहीं है, इस पर बताइए। टीएमसी का जो टेक है उस पर कांग्रेस का क्या टेक है? देखिए, मेरा सिंपल है, एसआईआर होना चाहिए, हमको कोई नहीं, टाइम पीरियड ज्यादा देना चाहिए, निष्पक्षपात काम करना चाहिए चुनाव आयोग। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल हो या केरल हो, अपोजिशन में क्यों? वो तो यूपी में करो, गुजरात में करो, राजस्थान में करो। ठीक है, हमने कभी ये मना फंस नहीं किया, गए, महाराष्ट्र में ये भी फंस गए। कीजिए। अनंत अमित जी, ये टीएमसी का अरे सपोर्ट कर पलक नहीं जी, सकते हैं। ये पलक टीएमसी जी। का सपोर्ट कर नहीं सकते हैं और आपके सपोर्ट में खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए गोलमोल बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए अनंत अमित जी, टीएमसी का क्लियर कट आरोप है, सबसे पहली चीज कि एसआईआर तो केवल नाम है। उस एसआईआर के नाम पर आप एक्चुअल में एनआरसी कर रहे हैं कि आपके कितने नागरिक हैं, कितने नागरिक नहीं हैं। मतलब कान यहां से ना पकड़कर घुमाकर यहां से पकड़ा जा रहा है। ये बीजेपी कर रही है क्या? क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपको पता चल रहा है ना कि देश का नागरिक कौन है और कौन नहीं है। पलक जी, जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर को लेकर और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में ऐसे बयानों की कोई भी उसका जगह नहीं है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम बंगाल के मुद्दे पे आते हैं। हक साहब अभी कह रहे थे कि ओपोजिशन के लीडर ने बंगाल में कहा कि 1 करोड़ वोट कैसे कटेंगे। तो निश्चित तौर पे पलक जी, हमने इलेक्शन कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमने कहा है कि लगभग 13 लाख वोटर का मृत्यु हो चुका है। लगभग 16 लाख वोटर जो है डबल नाम है, 29 लाख वोटर तो पहले ही कट जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात,
जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पे बात हो रही है, तो पलक जी, एसआईआर हमेशा होता है। 2021 के चुनाव के पूर्व में 5 जनवरी को भी एसआईआर रिवीजन हुआ था, और एसआईआर इससे पहले 2002 में बंगाल में हुआ था, जब सीपीएम की सरकार थी। और पलक जी, उस समय 26 लाख वोटर चुनाव में वोटर के नाम काटे गए थे। 2002 में सीपीएम की सरकार थी। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से माननीय ममता बनर्जी जी के साथ पलक जी दिक्कत क्या है कि माननीय ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल की अपने आप को प्रधानमंत्री समझ बैठी है। वो एक राज्य की मुख्यमंत्री नहीं समझ के एक प्रदेश का प्रधानमंत्री समझ गई है। और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से वो एक्ट कर रही है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का बात है पलक जी, इलेक्शन कमीशन को संविधान ने इतने पावर दे रखे हैं और निश्चित तौर पे अपने पावर के तहत ही काम कर रहे हैं। आज बिहार में एसआईआर को लेकर माननीय राहुल गांधी जी सड़क पर 3 महीने तक, सड़क से लेकर सदन तक में हंगामा करते रहे। विधानसभा से लोकसभा तक नहीं चलने दिया, राज्यसभा तक नहीं चलने दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है निश्चित तौर पे वो बढ़िया काम कर रहा है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन कांग्रेस के मित्र को क्या है? आनंद अमित जी, मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जी आधार कार्ड जो है वो आपको वोटर वेरिफिकेशन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या आपको पता है पश्चिम बंगाल में कितनी वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं जिनके पास फेक वोटर, वहां पर फेक आधार कार्ड है? कैसे होगा, संभव कैसे है? निश्चित तौर पे पलक जी, यही ममता बनर्जी जी हैं। जब ऑपोजिशन में थी, सांसद थी, तो यही ममता बनर्जी घुसपैठियों को लेकर लोकसभा के स्पीकर के ऊपर पे फाइल फेंकने का काम किया था। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से बंगाल में घुसपैठिए घुस गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम इनका जुड़ रहा है, इनका घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में नाम कटना चाहिए। ये किसका बयान है? ये माननीय ममता बनर्जी का बयान है, और लोकसभा के अंदर। तो आज जिस तरीके से ममता जी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पूरे वेस्ट बंगाल को जलाने का काम कर रही है, ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की आप बार बार सुनवाई की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को इंक्लूड करने के लिए कहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर होगा, वोटर वेरिफिकेशन होगा, इतने सारे फेक वहां पर आधार कार्ड हैं, वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी जो है, आइडेंटिटी प्रूफ की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, आपकी सरकार है सेंटर में। आप कैसे इस चुनौती से निपटेंगे? माय क्वेश्चन इज दैट, बहुत सिंपल है। निश्चित तौर पे पलक जी, आपने देखा हो कि बिहार में सेम मुद्दा था। बिहार का किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन जिलों में क्या स्थिति थी, यही प्रश्न आप उस समय भी पूछे जा रहे थे एंकर के द्वारा। और हमने और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से, ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा था, इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में एक दल होने के नाते जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक में इलेक्शन कमीशन के पक्ष में और लोगों को समझाने का काम किया, और बिहार की जनता ने यह तय किया। संदीप मिश्रा जी, ये जो विपक्षियों में तड़प है वोटर वेरिफिकेशन को लेकर, सर मुझे तो बहुत फेयर इनफ लग रहा है। जो हमारे देश का नागरिक है, संवैधानिक तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, उसे अधिकार है टू कास्ट अ वोट। और अगर वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, पहली बात तो ये, उसका इस देश में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अपने मुल्क में आप वापस जाइए, आप अवैध तरीके से रह रहे हैं। और दूसरी बात ये, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वोट कास्ट करने का अधिकार जो है वो देता ही नहीं है। तो मतलब बहस किस बात की? ये तो अच्छी बात है ना कि जो मुल्क के नहीं है वेरिफिकेशन हो और अपने मुल्क में वापस जाए। तो ये बौखलाहट, ये तड़प किस बात की? देखिए, दो बातें मुझे कनेक्ट करनी पड़ेंगी। पहली बात तो कि जब कोई व्यक्ति वोटर बनने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने अप्लाई करता है, तो पहली कंडीशन ही उसकी होती है कि उसके पास नागरिकता होनी चाहिए। अगर उसके पास नागरिकता नहीं है तो उसके दरवाजे वहीं बंद हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के, कि आप हमारे मतलब के नहीं हैं, आप हमारे विषय के नहीं हैं, इसलिए आप जा सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो होती है नागरिकता, और दूसरी चीज होती है पहचान। अब बात आती है सेक्शन 9 आधार एक्ट कहता है कि यह जो है केवल पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कही गई है स्पष्ट तौर पे, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को कहा है। और तीसरी बात जो मैं सबसे बड़ी बात यहां कहने जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी स्थिति में आधार कार्ड को निवास का, नागरिकता का प्रमाण पत्र मानेगा नहीं, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। तो अगर आधार कार्ड है तो आपका पहचान केवल हो सकता है, लेकिन आपकी नागरिकता ब्यूरोक्रेसी निर्धारित करेगी, इस देश की, इस प्रदेश की, जहां कहीं के भी वोटर लिस्ट का निर्धारण हो रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी के बिना इन्वॉल्वमेंट के
नागरिकता का निर्धारण नहीं हो सकता है। अब बात आ रही है पश्चिम बंगाल में यह क्यों कहा जा रहा है कि एक तरीके से एनआरसी ये हो गया। एनआरसी इसलिए हो गया कि आपने जो ऑटोमेटेड प्रोसेस से किसी भी व्यक्ति को, मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी देश के नागरिक को ले आओ, आंखों के बायोमेट्रिक कराओ, हाथों के निशान ले लो, उसे आधार कार्ड तो मिल जाएगा। लेकिन क्या इससे वोटिंग का राइट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट के लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। अब इसे आप एनआरसी कह लें, सीए कह लें, चाहे जो कहना चाहे कहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट है कि आप भारत के नागरिक होंगे तभी हम आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो इसके लिए हमारे लिए तो कोई संदीप शब्द नहीं। मिश्रा जी, अगर हम ये बात मान भी लें कि ये एसआईआर के नाम पर एनआरसी हो भी रहा है, तो व्हाट्स रॉन्ग? गलत क्या है? सरकार को बिल्कुल यही डेटा बात मिल मैं रहा कह है रहा कि हूं। कौन देश के कितने नागरिक हैं, अवैध तरीके से कौन बसे हुए हैं, इसमें गलत क्या है? मतलब फेयर इनफ है ना? इसमें तो अब विपक्षियों देखिए, को भी चोर की स्वागत दाढ़ी होना में चाहिए, तो टीका, नेशनल पलक जी, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। पलक जी, जिसके वोटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा वही सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। इस बात का विरोध आखिर दक्षिणपंथी पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा वोटर कोई ऐसे देश से नहीं आया है जिसके पास पर्याप्त कागज नहीं है। वो ढूंढना शुरू करेगा तो 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराना कोई न कोई कागज मिल जाएगा जो तालुके के तहसीलदार के सामने ले जाएगा, तो वो अपने आप को प्रमाणित कर पाएगा कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो सीमा पार करके अचानक घुसा हुआ है, जिसका 2 साल पहले, 4 साल पहले या 10 साल पहले किसी तरह से फर्जीवाड़े से आधार कार्ड बने हुए हैं या निवास प्रमाण पत्र भी बन गए हैं या राशन कार्ड भी बन ठीक गए है। हैं, लेकिन हाजी नाजिम जी, क्या देश भर में एसआईआर नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर हो रहा है तो इससे किसी भी पार्टी को, आई रिपीट, किसी भी पार्टी को, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे किस बात की आपत्ति है? जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह रहा है कि बिहार में जिनके नाम कटे हैं उनमें से कोई एक भी क्या शिकायत करने आया? याचिकाकर्ता कह रहे जी नो। मतलब जब कोई शिकायत नहीं करने आया, किसी ने बोला ही नहीं कुछ भी, तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? हाँ पलक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ सर, क्लियर कट आ रही है। हाँ पलक जी, देखिए अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो रही है, तो यानी कि एसआईआर की बात हो रही है। और एसआईआर की बात क्यों हो रही है? ये कहा जा रहा है कि घुसपैठियों के लिए, जो भारत के अंदर घुसपैठिए आ गए। तो देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अनंत भाई बैठे, तो मैं तो एक छोटा सा सवाल करता हूं इनसे कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितने घुसपैठिए आए? अगर घुसपैठिए आए तो कहाँ, कैसे आए और कहां से आए? और जबकि हमारे देश की सेना तो बड़ी स्ट्रांग है, हमें बड़ा फक्र है हमारे देश की सेना पे। हमें इतना फक्र है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे देश की सेना जैसी पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी सेना हो नहीं सकती। हमें इतना फक्र है। तो फिर ये घुसपैठिया कहां से आए, उसका एक थोड़ा सा बात सार्वजनिक कर दें। आंकड़ा 2014 से लेकर 2025 के बीच पर में। सवाल उठा रहे हैं ना, आप गोलमोल बात मत करिए, मुंह पर बोलिए। हाँ देखिए, मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ। देखिए, नहीं तो गोल गोल करके क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोलिए। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर सवाल उठा रहे हैं, नाज है क्या कर रहे हैं बार बार? हाँ देखिए, क्या नाम है, सहगल जी देखिए, मैंने अपनी सेना पे फक्र महसूस करा थी। ये अरे ये क्या होता है सर, गुली मुली और उसके बाद थप्पड़ मार दो, ये क्या होता है? सीधा बोलिए तो सवाल पूछिए क्लियर कट, या तो मत पूछिए, सीधा बोलिए। बीएसएफ से आपका सवाल है। हाँ सुन तो लीजिए। अब मेरा देखिए, भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, अब जब बात आ गई है तो ये बता दीजिए, पाकिस्तान के से जो एक महिला आई थी, दुबई के रास्ते होते नेपाल के जरिए, किस तरीके से भारत के अंदर अवैध तरीके से उसने एंट्री करी, तो अभी तक उसको डिपोर्ट क्यों नहीं करा गया? क्या वजह रही है उसको डिपोर्ट ना करने की वजह से? तो देखिए, वो तो घुसपैठिया मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? भाई, उन घुसपैठियों के चक्कर में एक कम्युनिटी को टारगेट करा जाता है। लेकिन घुसपैठिया अभी सुनने में आया कि उनके घर में एक खुशखबरी भी आई है, एक शायद बच्ची भी आई है। तो क्या अब उसका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है या नहीं बनेगा? उसका भी थोड़ा सा भाजपा के प्रवक्ता जवाब देते हैं। और रही बात यहाँ पर कि एसआईआर के ऊपर की, एनआरसी की बात यहाँ पर जिक्र आ रहा है, तो मैं सहगल जी एक बात पूछना चाहता हूँ। जो इंसान जिंदा था उसको मरावा लिस्ट के अंदर घोषित करा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वरिष्ठ वकील लेकर आए थे उसको, उसने कहा तो मैं तो जिंदा हूं, तो फिर उसका नाम मृत लिस्ट में कैसे आ गया? ये भी बड़ा गंभीर मामला। और दूसरी बात, अभी आपने बार एक आधार कार्ड की बात करी थी। बाप रे, हाजी नाजिम जी कितना झूठ बोलते हैं आप। आपका तो पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, मतलब कितना ही झूठ बोलते हैं आप।
बोल ही बता जा रहे हैं, दीजिए, बोल ही जा रहे हैं, सहगल जी। फिर मैं बीच में टोक भी सहगल इसलिए जी। नहीं रही रहे क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बोलिए। मैं आई वांट टू सी कि आप कितना जा सकते हैं झूठ की हदों पर। बहरहाल मैं नहीं बोलूंगी, हाँ, आपके झूठ से हाँ, पर्दा जो है वो दूसरे गेस्ट ही उठा देंगे क्योंकि सारे आपके झूठ पर मुस्कुरा रहे हैं। जितना मैं मुस्कुरा रही हूँ और भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ठीक है, असल में संदीप हाँ, मिश्रा सुन जी लीजिए, आपके पास मैं नहीं, आऊंगी, बात- लेकिन नहीं, बात आनंद पूरी जी होने से जरा दीजिए। जवाब ले बात लेते हैं पूरी क्योंकि होने सवाल दीजिए, जो है बात पूरी हाजी तो नाजिम होने जी ने, दीजिए। ठीक है हाजी नाजिम जी आपके सवालों का जवाब भी नहीं, आपने देते हैं। बात पूरी नहीं होने दी, बात पूरी अरे नहीं सर होने दी इतने आपने। सारे तो आपने सवाल पूछ लिया, पूरी कुंजी थोड़ा अरे बता नहीं, दूंगी, अब एक धीरे-धीरे बात बता पूछिए दीजिए, ना। मैंने कहा कि फिर आऊंगी सर, पाकिस्तान आप से एक और लिख महिला आई लीजिए थी, और सवाल पूछेंगे। अवैध तरीके से भारत के देखिए अंदर क्या अनंत छुआ जी, है? बहुत क्लियर कट क्वेश्चन जो है वो अभी हाजी नाजिम जी ने पूछा है। अब इन्होंने गोल मोल करके बोला हो, मैं सीधा बोल देती हूँ। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर है बीएसएफ, जिन पर उन्हें बहुत नाज है, लेकिन क्या हो रहा है बीजेपी वाले जरा जवाब दें कि ये घुसपैठी अंदर क्यों घुसी जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जी देखिए डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठिए घुस गए, सरकार सेंटर में आपकी है, बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी विपक्षी नहीं चाहते हैं कि ये घुसपैठिए वापस जाएं। देखिए पलक जी, बेसिकली क्या है ना, हाजी नाजिम जी सवालों के साथ प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। ये इनकी परंपरा है, ये इनकी प्रकृति है। ये बार बार किसी भी डिबेट में चले जाइए, एक तरफ ये सेना के पराक्रम में साहस की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ उसी सेना के विषय में ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो अब जैसा कि आपने अभी देखा। देखिए हाजी जी, ऐसा है ना कि आपने जितने भी सवाल किए 14 से 25 तक की बात की, कोई घुसपैठिए आज से नहीं आ रहे। घुसपैठिए कई वर्षों से हमारे देश में घुस रहे हैं। और जिस बीएसएफ की बात कर रहे हैं, वो उन बीएसएफ के सिपाहियों, जावा सिपाहियों को आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज जिस तरीके से बांग्लादेश में तुष्टीकरण की, पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सरकार ने जिस तरीके से घुसपैठियों को घुसाने का काम किया है, और वो द्वार जो बन गया है, और उसी द्वार के माध्यम से आप कभी पाकुड़ चले जाइए पलक जी, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पाकुड़, बिल्कुल वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। वहां पे एक जमाई टोला बनाया गया है सरकार के द्वारा। सर आनंद जी मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए सर, दिल्ली में बकायदा एक पूरी बस्ती है, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी है वहां पर, हटाया आपकी सरकार ने, हटाया सर। कितनी मीडिया रिपोर्ट्स आई ग्राउंड लोकेशन के ऊपर, ऑन कैमरा जो है वो ये बात बोल रहे हैं। 2024 में, सुनिए सर, 2024 में हमारे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था बांग्लादेश, वहां पर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, पूरा स्टिंग ऑपरेशन हमने चलाया। अब कैसे वहां पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनते हैं और वहां पर किस तरीके से पार कराया जाता है उन्हें बांग्लादेश से, सर ये सब कुछ सामने है। माय क्वेश्चन इज दैट क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है ना। 38 लोग, जहां आप स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गई थी ना, वहां पे 38 लोग पकड़े गए हैं। और आप उन लोग से पूछा भी होगा आपके रिपोर्टरों ने कि आप दिल्ली में कब आए, तो उन्होंने कहा होगा कि 14 के पहले आए, और 14 के बाद जो स्थिति बनी हुई है वो भी वो बता रहे होंगे। इसीलिए पलक जी देखिए, मुद्दा आज एसआईआर का मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एसआईआर सिर्फ बिहार नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। दिल्ली में भी प्रारंभ हो चुका है पिछले हफ्ते से, और एसआईआर पूरे देश की मांग है। और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 1952 में भी एसआईआर हुए थे, और आज चौथी बार एसआईआर बिहार में हुआ है, चौथी बार पश्चिम बंगाल में भी होने जा रहा है। और मैं एक बात हक जी आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के पूरी राजनीति को पूरी देश और दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अतिक्रमण के विरोध में, और जिस तरीके से अपने स्वाभिमान के खिलाफ भी वो सड़क से 1990 में भी उनके ऊपर हमले होते हैं, 1993 में भी होते हैं, 2021 में भी उनके ऊपर हमले होते हैं। टीएमसी के नेता से इस पर मैं सवाल लेना चाहूंगी। सर देखिए, अगर अवैध तरीके से, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में अगर कोई भी रह रहा है तो उसे बाय रूल और नैतिकता के आधार पर अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे कंट्री के ह्यूमन राइट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां पर कोई एनजीओ नहीं खोल रखी है हमारे देश में कि भाई किसी के देश के अंदर अगर रोजगार नहीं है तो वो हमारे देश में आ जाए, या सिक्योरिटी नहीं है तो हमारे देश में आ जाए। क्लियर कट बात है। और अगर एसआईआर हो रहा है और आपका ये कहना है कि एक तरीके से एनआरसी भी हो रहा है, तो अगर अवैध तरीके से कोई देश में रह रहा है, पश्चिम बंगाल में रह रहा है, तो उन्हें वापस जाना चाहिए। सिंपल इज दैट। पलक जी, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे हैं? अभी हमारे मित्र कितनी अच्छी बात आपके सामने कहा कि बीएसएफ किनके अंडर में आता है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है। 2014 से सरकार किनकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो घुसपैठिया वो इनसे मतलब एंट्री करवा रहे पश्चिम बंगाल में।
इसका मतलब तो सारा तो दोषी समझिए ये केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अरे हम सर समझते मेरी हैं- बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप पश्चिम बंगाल की बात कह रहे हैं, अभी मैंने सर को एग्जाम्पल दे दिया अभी हाल ही में सर 2024 में कि वहां पर कितने अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं और कैसे उनके पास आधार कार्ड है फर्जी, पूरी जानकारी हमने टीवी पे दिखाई। इसका मतलब है ठीक है कि सर, केंद्र खुद से सरकार हमने विफल कुछ है। नहीं लगाया। इसका मतलब दूसरी है बात कि सुनिए, केंद्र दूसरी सरकार बात विफल है। सुनिए सर, उनकी तीसरी पुष्ट जो है, मतलब उनकी जितनी पुष्टें हैं वो वहां पर फलीभूत हो रही है। ये 2014 वाला जो आप ये वो देते हैं ना सर, 2014 वाला सर जो ये आप ये देते हैं ना, मैं कहती हूँ 2014 के बाद भी वहां पर घुसपैठ अगर हुआ हो तो आप ये भी बोलिए कि 2014 से पहले भी तो हुआ होगा कि उसकी तीसरी जो पुष्ट है, यानी कि उसके एंसेस्टर्स तक जो है वो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे और अभी वो भी रह रहे हैं। देखिए ये पलक जी, आपके बात से मैं एक मत नहीं हूं कि 2014 के बाद में अगर इस तरह का अगर कोई पश्चिम बंगाल में है तो वो हमारे केंद्र की सरकार विफल है और फेलियर है। तो 2014 से पहले कोई नहीं आया था? बिल्कुल नहीं, 2014 से पहले। अरे वाह, हम तो नहीं समझते हैं कि 2014 से पहले पश्चिम बंगाल में कोई आया है इस तरह का जो अवैध है यहाँ, इस तरह से ये रह रहे हैं यहाँ, इस तरह का बोलना है। ये समझिए कहीं नहीं कहीं समझिए एक लंबी पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए इनका सपना रहेगा, कभी भी सपना साकार नहीं होगा। 2026 में चौथी बार सरकार मैं बना रहा हूं, ये स्पष्ट रूप से मैं पलक जी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? वहां के जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले वहां के जो नागरिक हैं वो तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, मुंह पर बोलते हैं यहाँ पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। अरे सर, वहां के लोग ग्राउंड जीरो पर बोलते हैं ये बात। मेरी बात सुन ली है, पहले आपकी बात सुन लिया। इन्होंने 2021 में कहा था आपकी बार 200 के पार, 2024 में कहे थे कि आपकी बार 400 पार भारत में। आज देखिए क्या परिस्थिति, 240 हो गया और यहाँ 77 2021 में। इस बार में भारतीय जनता पार्टी 26 सीट में आकर के पश्चिम बंगाल में खड़ा कर देंगे हम लोग, इसलिए कि यहाँ ममता बनर्जी के सिर्फ चाहने वाले हैं यहाँ जितने भी लोग हैं। इसलिए डे वन से ममता बनर्जी, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करती है, सबको लेकर कर करके ये चलती है। आप देखे होंगे यहाँ हम लोग दशहरा, ईद और बड़ा दिन, बुद्ध पूर्णिमा, जितने भी छठ, यहाँ तक के अच्छा ठीक गंगा का जो है, ठीक है, होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। 2014 से पहले यहाँ पर ये यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी है, ठीक है, 2014 से पहले होम मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन ना करें। 12 मिलियन, आई रिपीट 12 मिलियन, 12 मिलियन यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो है वो भारत में रह रहे हैं, जिसका मुख्य केंद्र है पश्चिम बंगाल, असम और धीरे धीरे माइग्रेट करके दिल्ली तक आ गए। बोलिए। देखिए होम मिनिस्ट्री का डेटा है। कोई रह रहे हैं अगर तो उसको फिर केंद्र सरकार जिस हिसाब से काम करे उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। अच्छा, अब आपके बोल बदल गए, अब आपके बोल बदल गए, अब आपके बोल बदल गए। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं पलक जी कि 2014 से पहले कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है, अवैध कोई बांग्लादेशी या किसी और देश का नागरिक भारत में रह रहा हो। अभी सर आपने 2 मिनट पहले ये बोला है, 2 मिनट पहले ऑन रिकॉर्ड है, और अब आपके बोल बदल गए सर। डेटा दिया आपने, डेटा दिया। अरे सर, इस हिसाब से मैं आधार पर कह रहा हूं, दोगलापन है ये सर, ये दोगलापन है। अगर आपके राज्य में ही अवैध तरीके से कोई नागरिक किसी भी देश का रह रहा हो तो ये आपके राज्य के नागरिकों के लिए अन्याय है। उनके जो रिसोर्सेज, जिस पर पहला और आखिरी हक उनका है, वो कोई और ले रहा है। जिस नौकरी पर, जिस फूड सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर उनका हक है, वो कोई और ले रहा है। और आप यहां पर मुझे कह रहे हैं कि ये बीजेपी की राजनीति है। कोई किसी की भी पार्टी हो सर, कोई भी देश का नागरिक हमारे देश में नहीं रहना चाहिए अवैध तरीके से। केंद्र में बैठे हुए सरकार को बोलिए उनको, इसका मतलब सर आपके सामने मैंने उनसे सवाल पूछा। हाँ, एटलीस्ट वो मान तो रहे हैं कि बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। टीएमसी वाले तो मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार जो है विफल है। संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, मैं राजनीति को एक सेकंड के लिए साइड पे रख दूं, क्या किसी भी देश के नागरिक के लिए नेशन फर्स्ट नहीं होना चाहिए? चाहे आप टीएमसी से हैं, आप कांग्रेस से, आप बीजेपी से हैं,
इनसे अच्छे तो ओवैसी हैं। कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने पार्टी को पीछे रखा, सबसे पहले देश को आगे रखा, आर्मी को आगे रखा। ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि अवैध तरीके से यहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं। डिनायल, फुल डिनायल। वोट चोरी हो रही है जी, वोट चोरी हो रही है। पलक जी देखिए, हमारे दाहिने तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये लोग कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके सपनों पे जो है पानी फिर रहा है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, जो सवाल उठा रहे हैं हाजी नाजिम साहब बार बार कि कर क्या रही है, कर क्या रही है अरे केंद्र वो सरकार। सीमा हैदर को ले आते हैं हर डिबेट में। मैं बता रहा हूं कर सीमा क्या रही हैदर है। और सचिन को ले आते हैं जी। सुन लीजिए, सीमा कर हैदर क्या रहे हैं, को मैं आपने बताता क्यों हूं। रखा है, वो वापस क्यों नहीं भेजा? अब हमारी गलती थोड़ा है भैया कि वो सीमा हैदर सचिन से शादी करके बैठ पश्चिम गई है। बंगाल की 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसपे 1600-1700 किलोमीटर फेंसिंग हो चुकी है। मतलब है जो आना जाना लगा हुआ है ना, 1700 किलोमीटर तक बैन हो चुका है। 500 किलोमीटर पे काम चल रहा है और गृह मंत्रालय जल्दी ही इसको भी पूरा करवाने में सफल होगा। इसी बात का रोना धोना है कि कल को जब ये 500 किलोमीटर भी बंद हो गया, तब हम किसके नाम पर रोएंगे धोएंगे, क्योंकि हमारा आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस बात पे गौर नहीं किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि 2200 किलोमीटर लंबी सीमा को फेंसिंग कर रही है। ये चुनावी मौसम हो सकता है इन लोगों के लिए, लेकिन केंद्र सरकार पहले दिन से इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि बीएसएफ नहीं बल्कि बॉर्डर बनाने पर, फेंसिंग करने पर ही घुसपैठ रुकेगी। दूसरी बात मैं लेकर के आ रहा हूं, एसआईआर के मामले पे प्रशांत भूषण को 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी है कि किस तरह का एफिडेविट आप दे रहे हो। एफिडेविट चेक तो कर लो, जांच तो कर लो। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने भरी कोर्ट में उन्हें जलील किया है। तो ये सब बातें यहां नहीं कहेंगे, इन सब बातें को, क्योंकि इनको सूट नहीं करती हैं। जो बात इनको सूट कर रही है, अपने वोटर्स को सूट कर रही है, उसको इस बात को बता रहे हैं। भाई कोई भी राज्य का नेतृत्व या नेता इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है कि उस राज्य के लोगों का हित जो है विदेशी आकर के हड़प जाए या कब्जा कर ले, उनकी नौकरियों पे कब्जा कर ले। इस बात को तो समझ से परे है। हमें टीएमसी के प्रवक्ताओं पर हंसी आती है कि भाई आप अपने वोटर्स को यह समझा कैसे पाएंगे कल को, जो पश्चिम बंगाल का मूल बासिंदा है, कि भाई इन बांग्लादेशियों के साथ भी हमें रहना है। आपको बीजेपी पे हंसी नहीं आती? नहीं, बीजेपी अपना काम कर रही है, ढोल क्या नहीं काम कर बजाती रही है है? बीजेपी कहाँ ढोल रहते नहीं हैं सर आप? बजाती है। दिल्ली आए कभी? दिल्ली में ही मैं रहता हूं। दिल्ली में आपको सर, आपसे तो ये बिल्कुल भी छिपा नहीं होगा। सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, कहां कहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तो चिल्ला चिल्ला के बीजेपी वाले बोलते थे कि रोहिंग्यों को इन्होंने रखा हुआ है, इन्होंने रखा हुआ है। आपने अभी कुछ क्या दिन पहले कार्रवाई हो देखा रही होगा। है? नहीं, क्या कार्रवाई हो रही है सर? क्या पूरी बस्ती से सभी जो आपको इलीगल इमिग्रेंट वहां पर पता है सबको उठा के आपने वापस भेज दिया? चुन चुन कर 7 बांग्लादेशी पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, फिर जी एक दिन 8 हो गए। मैं बता रही हूं ये लोकेशंस, संदीप जी को पता है लोकेशंस। करिए कार्रवाई, कौन रोक रहा है? कार्यवाही हो रही है पलक जी, कार्यवाही हो रही है और पूरे भारत भर में कार्यवाही हो रही है। आपने देखा रेल बना करके अहमदाबाद में कार्यवाही हुई थी। अहमदाबाद में पूरी लाइन लगा करके कम से कम 500 लोगों को लाद करके बसों में बैठाया गया था। तो ये मत कहिए कि कार्यवाही नहीं हो रही। कार्यवाही करने के लिए सम्यक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा तो इनके पास एक वकीलों की टीम है, वकीलों का गैंग है जो पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, अदालतों में खेलने, और फिर एक काम जो है बीच में अटक जाएगा। तो अदालती बातों में ना डॉक्टर शिवानंद जी, कार्यवाही करनी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में, टेन्योर में, होम मिनिस्ट्री खुद ये जानकारी देती है। और मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस के पार्टी जब थी, आपकी जब सरकार थी, तो उस दौरान क्या इलीगल इमिग्रेंट्स को कार्रवाई नहीं की जाती होगी, उन्हें वापस नहीं भेजा होगा। मैं इस पर सवाल नहीं उठा रही। प्लानिंग कमीशन की फॉर्मर मेंबर, सुन लीजिए पूरी बात, फॉर्मर मेंबर जो है वो कहती है अगर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं तो क्या हो गया। फॉर्मर प्लानिंग कमीशन की मेंबर, जो आपकी सरकार के दौरान मेंबर थी प्लानिंग कमीशन की, वो इस तरीके के इररिस्पॉन्सिबल बयान दे रही है। दैट मीन्स कि वो आपकी पार्टी की या आपकी ब्यूरोक्रेसी की आइडियोलॉजी थी कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे तो क्या हो गया। व्हाट इज दिस? देखो पलक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस के टाइम घुसपैठ हुआ नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन
देखो, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। 11 साल से नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार है। इनका ड्यूटी क्या है? अरे इनकी अपनी बात जिम्मेदारी करिए क्या है? पहले सर। अरे 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 घुसपैठी पहले का अपनी बात करिए। अभी मैंने किससे सिवा सवाल पूछा? ये आपका कमाल है शिवानंद जी। अरे शिवानंद जी, ये आपका बड़ा कमाल है। एंकर जो सवाल पूछती है उसका जवाब देते नहीं है। अपना बार बार मोदी, बार बार अमित शाह, वोट चोरी। अरे सर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना। आप सर, आप मुझे पहले जवाब दीजिए इस बात का। करना हिंदुस्तान सर्वोपरि है। अरे सर, सपोर्ट किया मुझे मोदी जी को, पहले क्या आप किया? बिहार में जाके प्रचार कर रहे हो। अरे सर, शर्म आप आती है मुझे जाते पहले ऐसे बात करने के लिए मेरे को। आप मुझे पहले जवाब दीजिए। बहुत आपकी निंदा सरकार करता के हूं। दौरान आपकी अमित सरकार शाह के जी का दौरान जिम्मेदारी प्लानिंग क्या है? कमीशन की मेंबर जो है वो इस तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बयान देती है कि जी अगर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे तो क्या हो गया? कर रहा हूं। अब बार आप इसका जवाब दीजिए सर। बात कर रहा हूं। नहीं सर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पर जवाब चाहिए। क्या प्लानिंग कमीशन के उस वक्त के मेंबर्स ये सोचते थे? पलक जी, हम कभी भी सपोर्ट किया नहीं, ना करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का सरकार है। 40 पार्टी, अलीबाबा 40 चोर पार्टी है। इनका जिम्मेदारी क्या है? वर्तमान की बात कर रहा हूँ पलक जी। इनको किसने रोका है? इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ मैच खेलना, पैसा बनाना, शिवानंद 10 जी, लाख का सूट पहन के पाकिस्तान जाके सूट बिरयानी खाने के लिए महीने नहीं बोला पलक जी। 40 मिनट्स डिबेट में क्या आपको एक क्षण भी ऐसा लगा, ये 1 मिनट भी ऐसा लगा कि मैंने बीजेपी पे सवाल ना उठाए हूं, या बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल ना पूछा हो, बीएसएफ को लेकर, होम मिनिस्ट्री को लेकर, उनकी सरकार को लेकर, बांग्लादेशी तो दिल्ली में है उसको लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि प्लानिंग कमीशन की मेंबर जो आपकी सरकार के दौरान प्लानिंग कमीशन की मेंबर थी, सईदा हमीद, वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर ये बयान देती है तो क्या हो गया? बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स अगर रह रहे हैं तो, अवैध तरीके से रह रहे हैं तो क्या वो ये बताना चाह रही हैं कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर हमारी ये आइडियोलॉजी रहती थी, ये सीरियसनेस रहती थी? और अगर ऐसी सीरियसनेस रहती थी तो यही है, तभी तो भुगत रहे हैं हम कि उनकी तीसरी चौथी पुष्टि जो है वो यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए है। पलक जी, मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन, हमने ऐसे रहोगे या घुसपैठी का समर्थन किया नहीं। जिन्होंने बात रखी है उनका निजी हो सकता है। दूसरी बात सुनिए, 11 साल देश के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार है, उनका जिम्मेदारी क्या है? वर्तमान की बात कर रहा हूं पलक जी। और दूसरी बात, आपने बीजेपी को भी क्वेश्चन किया, आपको सैल्यूट है। और आप नहीं, आप मुझे सैल्यूट मत कीजिए, मुझे आपका सैल्यूट नहीं चाहिए। नहीं आपने नहीं, मत कीजिए, आप मुझे सैल्यूट मत कीजिए सर, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप मुझे सैल्यूट मत कीजिए। मुझे पता है मुझे किससे सवाल पूछना है और क्यों पूछना है, आप मुझे सैल्यूट मत कीजिए, आप अपना सैल्यूट अपने पास रखिए। अच्छा पलक जी सुनिए, आप ज्ञानेश कुमार जैसा डुप्लीकेट पना नहीं किया, सच्चे से काम रख रहे हो। मैं रियली प्राउड ऑफ यू। और ऐसे अरे सर, आप मुझ पे प्राउड करिए या ना करिए, मुझे कांग्रेस से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, ना बीजेपी से चाहिए, मुझे किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रही हूँ कि अगर एसआईआर हो रहा है, अरे सर अगर वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं है, अगर अवैध तरीके से कोई रह रहा है और वोट कास्ट कर रहा है तो उसका नाम कटना चाहिए। कास्ट कार्डिंग इफेक्ट अगर हो रहा है, 2 राज्यों के अंदर अगर एक ही वोटर आईडी बनी हुई है तो वो हटना चाहिए। अगर इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है तो इसमें गलत क्या है? आपको तो वेलकम करना चाहिए ना। मैं 1000% सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसमें वोट चोर गद्दी चोर नहीं होना चाहिए। ये वोट चोर गद्दी चोर, नरेंद्र मोदी वोट चोर है और आज भी 40 पार्टी, अलीबाबा 40 चोर, वोट चोर गद्दी चोर पे गद्दी पे बैठे। अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अपोजिशन को क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही दम है नरेंद्र मोदी। अरे सर आप भ्रम फैला रहे हैं, सब रिजाइन करके। अरे सर आप लोकतंत्र के लिए विदेशी धरती पर भ्रम फैलाते हैं और आप भ्रम फैला रहे हैं वोटर्स के बीच में। कोई भ्रम नहीं है, आप भ्रम फैला रहे हैं। हाजी नाजिम जी, क्या एक भारतीय नागरिक होने के नाते या हम सब पर ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर वोटर वेरिफिकेशन हो रही है, अवैध तरीके से अगर कोई रह रहा है और अगर वो हमारे देश में वोट कास्ट कर रहा है तो हमें इस बात का समर्थन करना चाहिए? आप बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ किए हैं या किसी और देश के घुसपैठ की, आप वो मुद्दा उठाइए।
आप बीएसएफ का मुद्दा उठा रहे हैं, आप बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप होम मिनिस्ट्री पर सवाल उठा रहे हैं, आप उठाइए, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर फॉर गॉड सेक जब इस तरीके की उंगलियां उठाते हैं तो आप लोकतंत्र पे, उनकी संस्था, आप लोकतंत्र के इस उत्सव पर सवाल उठाते हैं। हाँ पलक जी, देखिए हाजी नाजिम खान भारतीय है, अल्लाह का शुक्र है। हाजी नाजिम खान ने अपने भारतीय होने का सबूत पेश करा और बताया कि हाँ देखिए, भारत के अंदर एक पाकिस्तान की एक महिला दुबई के रास्ते नेपाल के जरिए भारत के अंदर आई घुसपैठिया, हाजी नाजिम खान ने बोला ना, तो हाजी नाजिम खान ने तो अपनी भारतीय दिखाई। और हाजी नाजिम खान ये भी कहता कि अगर वो अवैध घुसपैठिया अगर किसी मुस्लिम समाज के घर पे आती तो मुझे लगता है कि वो पूरा मुस्लिम समाज आतंकवादी घोषित हो जाता और उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। तो ऐसा हो जाता, ऐसा मेरा मानना, मेरी सोच है। लेकिन आपने कहा कि भी देखिए उसने आई, हाजी नाजिम जी पूरी होने दीजिए अभी, अरे मैं किसी और पर गई सर, अभी मैं किसी और पर नहीं गई ना, आपके पास ही हूं ना, कहीं और जाऊंगी तो बोलिएगा। सर आपको अभी याद है जब ये इंडिया और पाकिस्तान टेंशन्स हुई थी और जब बोला था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस अपने मुल्क में जाना होगा, कितनी पाकिस्तानी महिलाओं ने शादियां की हुई थी, मुझे आपको दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आप तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्योंकि उसने हिंदू फैमिली में शादी की हुई थी, दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दूं, सीमा हैदर और सचिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर वो कोई मुस्लिम होता तो उसे आतंकी घोषित कर दिया गया होता। तो उस दौरान आपको याद है कि कितनी सारी मुस्लिम महिलाएं थी पाकिस्तान की जिन्होंने यहाँ पर मुस्लिम परिवारों के अंदर शादी की हुई थी। मुझे लेक्चर मत दीजिएगा सर, और झूठ मत बोला करें, झूठ मत बोला करें सर। नहीं पलक जी, अगर हाजी नाजिम खान अगर सच्चाई बात कहता, आईना दिखाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आईना भी अगर लगता है कि झूठ बोलता तो मैं नहीं मानता। आप सीमा हैदर का मुद्दा उठाइए, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि उसने किसी हिंदू परिवार में शादी की थी इस वजह से उसे आतंकी घोषित नहीं किया? झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? सुन लीजिए, सॉरी बोलिए कि आपने झूठ बोला है। पलक जी, हाजी नाजिम ने बिल्कुल सच बोला है। अच्छा, आपने आप किसी मुस्लिम सेल्फ प्रोक्लेम्ड हाजी नाजिम खान हमेशा सच बोलता है। संविधान की शपथ खा के कहता हूँ कि अगर वो अवैध नो सर, आप प्लीज मेरे डिबेट में झूठ बोलते हुए संविधान के ऊपर तो कसमें ना खाइए। नहीं सर, आप इंसल्ट कर रहे हैं ऐसे कुछ भी। अलग जी, हाजी नाजिम कहता है कि अगर वो अवैध घुसपैठिए किसी मुस्लिम समाज के घर पे होते तो मुस्लिम समाज के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होती। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इस बात को, लेकिन आप फिर भी एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर। ना, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे आप SIR के नाम पर सिर्फ से ये कहते हैं कि एक कम्युनिटी घुसपैठिया हो गया। भाई मैं फिर कहता हूँ कि जब बांग्लादेश के अंदर एक अभी झगड़ा हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर किस तरीके से, तो मेरी सेना ने एक सेकंड फिर झूठ, दूसरा झूठ, मतलब डिबेट में आपने कम से कम 15 झूठ बोल दिए होंगे। एक सेकंड म्यूट कीजिए इन्हें, PCR म्यूट कीजिए इन्हें। मुझे एक बात बताइए, ये 46 मिनट 47 मिनट्स हो चुके हैं, एक बार भी किसी पैनलिस्ट ने अवैध तरीके से बांग्लादेशी के लिए किसी धर्म से जोड़ा हो? एक भी पैनलिस्ट ने जोड़ा हो? एंकर ने जोड़ा हो? क्या नॉनसेंस है ये? नहीं, क्या नॉनसेंस है ये? आप क्या बोल रहे हैं? हाजी नाजिम जी, आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और तुष्टीकरण करेंगे मेरे डिबेट में, ऐसा नहीं चलेगा। एक पैनलिस्ट का आप नाम लीजिए जिसने अवैध बांग्लादेशी को किसी धर्म से जोड़ा हो। आप सर हाजी, अरे आप झूठ आपका साबित हो गया, आप लेफ्ट आउट कीजिए, जो मर्जी कीजिए। अनंत जी, सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सारी उंगलियां जो है वो इस वक्त सत्ता में, सेंटर में बैठी सरकार बीजेपी पे है, NDA पर है, कि अगर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फॉर गॉड सेक आपसे ही सवाल पूछा जाएगा। पलक जी कहते हैं ना कि आगे घोर अंधेरा है जब पहरेदार ही लुटेरा है। आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वहां के लोकल सांसद और विधायक के ऊपर जलपाईगुड़ी में जो जानलेवा हमला किया जाता है, उस प्रदेश में बता रहा है कि किस तरीके से प्रदेश की जो स्थिति है। आज प्रदेश में यदि कोई पलक जी सुरक्षित है तो वो सुरक्षित कौन है? या तो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी मुसलमान है। वहां की आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। और SIR तो निश्चित तौर पे पूरे देश में के लोग ये कह रहे हैं कि पूरे देश में SIR होना चाहिए, साथ में पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। और अगर SIR हो रहा है पलक जी, तो उसमें दिक्कत कहां है किसी को? और हमने कहा और ECI ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी आज मैं एक जिम्मेदार
कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का एक भी जायज वोटर कटेगा नहीं और एक भी नाजायज वोटर जुड़ेगा नहीं। ये मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से मैं देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता को भी ये बताना चाहता हूं। और ये काम ईसीआई का है। ईसीआई को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसी अधिकार के तहत काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे हाजी जी जिस तरीके से कह रहे थे, वो कतई भी हमारे लोकतंत्र में इस तरह की भाषा और इस तरह के बात की स्वीकृति कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। मैं इसका खंडन करता हूं। जो आप भी कह रही हैं, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह के डिबेट पे ऐसी बातें नहीं टीएमसी नेता से फाइनल कमेंट, उसके बाद क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं। जी सर। जी, बहुत अच्छी बात लास्ट में कहें कि एक भी अवैध तरीके से रहने वाले पश्चिम बंगाल में नागरिक वो नहीं रह सकते हैं और एक भी जो लीगल होंगे उनको रहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी बात बहुत अच्छा लगा थोड़ा ये सेंटेंस, लेकिन आपके जो मंत्री है सुकांतो मजूमदार, किस अकॉर्डिंग से उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों को नामवाद होगा? आपका कौन सा ऐसा जो शुभेंदु अधिकारी विपक्ष नेता यहाँ पश्चिम बंगाल के, किस अकॉर्डिंग से कहे वो कि 1 करोड़ लोगों का नामवाद होगा? आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूछिए उनसे। आप बहुत बड़ी सच बात करते हैं, प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं इस तरह का, आप क्यों नहीं कहते हैं? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पर। 15 लाख का वादा हम किया था ना, आपके लोग किए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार कौन कहा किया था? बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने अपना कीमती समय दिया। और जो हाजी नाजिम जी लेफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, सवाल जायज है। एक तरफ एसआईआर हो रहा है जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि जो वोट कास्ट हो रहा है क्या वो हमारे देश के नागरिक है, कहीं कास्कार्डिंग इफेक्ट तो नहीं हो रहा, 2 जगह पर वोट तो नहीं डाला, और क्या वो जिंदा भी है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वोटर वेरिफिकेशन होता है। विपक्ष को इससे आपत्ति क्यों है? और अगर पश्चिम बंगाल में वहां के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जी इतने वोट कट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये डेटा उनके पास आखिर आ कहां से रहा है?